नमस्कार स्टूडेंट, हम लोग पढ़ रहे थे इंडियन पॉलिटी। और इंडियन पॉलिटी में आज जो हमारा लेक्चर होगा वो यूनियन टेरिटरीज, जो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं, वहाँ का प्रशासन किस तरीके से चलाया जाता है, इस पर बात करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, छोटा टॉपिक है लेकिन ये बहुत मज़ेदार और बहुत ही कॉन्सेप्चुअल है और इंटरेस्टिंग भी है। तो जो केंद्र शासित प्रदेश है, इसकी जो अवधारणा है इसको समझते हैं हम लोग। तो केंद्र शासित लिखा ही हुआ है, केंद्र और शासित, ठीक है, दो बातें हैं। यानी भारत का जो भारत संघ है, इसके कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर केंद्र का शासन होता है। फिर से समझना ध्यान से, भारत संघ में कुछ ऐसे भी क्षेत्र हैं जहां पर केंद्र का शासन होता है, तो इसको कहते हैं केंद्र शासित प्रदेश। तो जो राज्य होते हैं और जो यूनियन टेरिटरीज होते हैं, यूटीज, इनमें डिफरेंस क्या है? तो ये जो राज्य होते हैं, इनकी अपनी चुनी हुई सरकारें होती हैं। बहुत ध्यान समझना, इनकी अपनी चुनी हुई सरकारें होती हैं, चुनी हुई सरकारें होती हैं। लेकिन जो यूनियन टेरिटरीज होते हैं, यहाँ पर क्या होता है, मतलब ये सीधे केंद्र के द्वारा शासित होते हैं। कैसे? तो यूनियन टेरिटरीज में केंद्र की तरफ से, यानी जो प्रेसिडेंट होते हैं, राष्ट्रपति महोदय क्या करते हैं, यहाँ पर अपना एक एजेंट अपॉइंट करते हैं, एजेंट। अब ये जो एजेंट होता है, ये कौन हो सकता है? ये एलजी हो सकता है, एलजी मतलब लेफ्टिनेंट गवर्नर। और क्या हो सकता है? एडमिनिस्ट्रेटर हो सकता है, एडमिनिस्ट्रेटर। तो कहीं पर इसको लेफ्टिनेंट गवर्नर कहते हैं, उपराज्यपाल, और कहीं पर इसको एडमिनिस्ट्रेटर कहते हैं। तो ये मतलब कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है, बस नाम का अंतर है। क्लियर? तो अब देखो, राष्ट्रपति जो होते हैं ये केंद्र के प्रतिनिधि हैं, है ना, केंद्र में होते हैं, और ये केंद्रीय कार्यपालिका के हेड होते हैं। कौन? राष्ट्रपति। तो केंद्रीय कार्यपालिका अपना एजेंट बिठा देती है यूनियन टेरिटरी में। तो कुल मिलाकर राष्ट्रपति अपने इस एजेंट के माध्यम से, जिसको एलजी या एडमिनिस्ट्रेटर कहते हैं, उसके माध्यम से यहाँ पर शासन चलाते हैं। भाई भारत में से यूनियन टेरिटरीज आज की डेट में अगर देखें तो 8 है। तो राष्ट्रपति हर एक जगह जाकर शासन तो नहीं करेंगे ना, क्योंकि उनके पास इतना समय तो है नहीं। तो वो क्या करते हैं, अपने एजेंट के रूप में वहाँ पर एलजी या एडमिनिस्ट्रेटर को अपॉइंट कर देते हैं, और वो एलजी या एडमिनिस्ट्रेटर के माध्यम से वहाँ पर शासन करते रहते हैं। तो केंद्र का इस तरीके से यहाँ पर शासन होता है। क्लियर? ओके, तो इतनी बात समझ में आई होगी। अब आप देखो, केंद्र शासित प्रदेशों का शासन इन्हीं प्रशासक या उपराज्यपाल के जरिए किया जाता है, शासन चलाया जाता है। केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभा और मंत्रिपरिषद हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। ये यहाँ पर नोट में आप लोग लिख लीजिएगा। नोट में क्या लिखोगे? यूटीज में, है ना, यूनियन टेरिटरीज में, यानी जो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं, यहाँ पर विधानसभा भी हो सकती है और मंत्रिपरिषद भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती है। तो विधानसभा और मंत्रिपरिषद हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, और नहीं भी, ये कोई जरूरी नहीं। क्लियर? तो जैसे अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो दिल्ली, पौंडीचेरी, जम्मू कश्मीर, यहाँ पर है विधानसभा। क्लियर? और बाकी जगहों पर नहीं है। बाकी 5 ऐसे यूनियन टेरिटरीज है जहाँ पर विधानसभा नहीं है। तो ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा, यूनियन टेरिटरीज और जो हमारे पूर्ण राज्य होते हैं, इनमें दोनों में डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर? अब हम लोग आगे देखते हैं कि क्या और भी बातें यहाँ पर हमें समझनी है। ओके, तो आगे बढ़ने से पहले हम आपको यहाँ पर इन्फॉर्म करना चाहता हूँ, अगर आपको हमारा ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करना है, डिटेल में आपको लेक्चर अटेंड करने हैं, पूरा कोर्स प्री मेंस पूरा करना है,
तो आप स्क्रीन पर दिए हुए रविन एकेडमी के एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए, लॉगिन कर लीजिएगा अपने एंड्रॉयड फ़ोन पर और हमारी सारी क्लासेस आपके फ़ोन पर आ जाएंगी और वहाँ से आप मन चाहे कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं जैसे भी चाहें। तो अगर आपको ऑनलाइन क्लासेस से जुड़ी हुई कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप स्क्रीन पर दिए गए उस व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज कर दीजिए या कॉल कर लीजिए, हमारी टीम आपको सजेस्ट कर देगी कैसे हमारी क्लास आपको मिलेंगी, सारी चीज़ें A to Z सारा कुछ वो गाइड कर देंगे। चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो केंद्र शासित प्रदेशों के गठन की बात हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं, यानी यूटीज का गठन, यूनियन टेरिटरीज के गठन की बात यहाँ पर हम लोग करने वाले हैं। तो 1956 में 7वां संविधान संशोधन हुआ और राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत इनका गठन किया गया। तो क्या यहाँ पर आपको जानना है, एक पॉइंट आप नोट कर सकते हैं, 1956 में 1956 में 7वां संविधान संशोधन, 7वां संविधान संशोधन तथा राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत, तथा राज्य पुनर्गठन अधिनियम, ये भी 1956 में बना था। राज्य पुनर्गठन अधिनियम है ना, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन जो एक्ट था ये 1956 का भी है और 1956 में 7वां संविधान संशोधन हुआ। तो इसके तहत यूटीज का गठन किया गया, यूटीज का गठन किया गया। क्लियर? तो ये फैक्ट है, आप इसे याद रखिएगा। और प्रेजेंट टाइम की अगर हम लोग बात करें वर्तमान में, तो वर्तमान में कितने यूनियन टेरिटरीज हैं? 8 यूटीज हैं। कौन कौन सी हैं अभी उसकी बात हम लोग करेंगे और ये भी जानेंगे कि कौन सा यूनियन टेरिटरी कब गठित किया गया। ओके, वन मिनट। तो केंद्र शासित प्रदेशों के गठन में हम लोग जो 8 केंद्र शासित प्रदेश अभी यहाँ पर आपको बताए हैं उनके हम लोग गठन का वर्ष देख लेते हैं। कभी कभी क्वेश्चन मैचिंग में आ जाता है या 4 दे देगा और उसको सीक्वेंस में लगाने के लिए पूछा जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा। तो सबसे पहले बना था AND। AND मतलब होता है AND, इसको एंड मत पढ़िएगा, अंडमान निकोबार द्वीप। A फॉर अंडमान, N फॉर निकोबार, D फॉर द्वीप, AND यानी अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये एक यूनियन टेरिटरी है भारत का और इसका गठन कब हुआ था? 1956 को हुआ था। इसके अलावा दिल्ली और लक्षद्वीप, ये भी 1956 में गठित हुए थे। तो पहला ये हो गया, दिल्ली और लक्षद्वीप, ये भी 1956 में इनका गठन हुआ। तो ये 3 आपको एक साथ ध्यान रखिएगा। क्लियर? इसके बाद दादरा नगर हवेली और दमन दीव, ये भी एक ही हो गया ना, तो इसको हम लोग पढ़ते हैं दादरा नगर हवेली, DNH, दादरा नगर हवेली और दमन दीव एंड DD, इसको हम लोग ऐसे शार्ट में लिख लेते हैं। और ये दोनों 1961 में, ये कब बने? 1961 में। हालांकि जो दादर और नगर हवेली है इसके साथ दमन दीव को अब मिला दिया गया, पहले ये दोनों अलग अलग थे। क्लियर? तो ये जो दमन दीव था, एक मिनट, इसको आप ऐसे लिख लो, 1 मिनट, थोड़ा सा इसको ऐसे लिखो, इसको अलग अलग समझा देते हैं आपको। DNH जो है 1961 में गठित हुआ और साथ ही साथ यहाँ पर आपको DD इसका फुल फॉर्म हो गया दमन दीव, ये 1962 में गठित हुआ। लेकिन आज की डेट में ये दोनों एक में मिला दिए गए हैं, यानी जनवरी 2020 में, यहाँ पर लिख सकते हो, इन दोनों को जनवरी 2020 में एक कर दिया गया, दोनों को मिला दिया गया। तो अब हम लोग
दादर नगर हवेली और दमन दीव को हम एक ही यूनियन टेरिटरी मानते हैं। जनवरी 2020 में ऐसा किया गया था। क्लियर? तो ये कन्फ्यूज़न भी आपका नहीं रहेगा। और अब हम बात करते हैं पुडुचेरी और चंडीगढ़। पुडुचेरी और यहाँ पर बात कर लेते हैं चंडीगढ़ की। तो पुडुचेरी और चंडीगढ़ ये दोनों 1966 में बने। 1966 में बने। ये तो 6 हो गए। अब बचे हमारे 2, अभी जो लेटेस्ट बने हुए हैं 2019 में। तो यहाँ पर लिख लेंगे उनको 7वां और 8वां। एक हो गया जम्मू एंड कश्मीर और एक हो गया लद्दाख। ये अभी लेटेस्ट 2019 में गठित किए गए। क्लियर? याद हुआ? देखो याद कर लो, एक बार मेरे साथ दोबारा सुनो। AND दिल्ली और लक्षद्वीप कब बने? 1956 में। तो AND इसका नाम मतलब फुल फॉर्म है ना, ऐसे शॉर्ट में AND दिल्ली और लक्षद्वीप 1956 में। DNH और DD, DNH 1961 में और DD 1962 में। दोनों को मिला दिया गया है जनवरी 2020 में। अब एक ही हो गया। तो ये 4 हो गए। 5वां और 6वां एक साथ मिला लो, पुडुचेरी और चंडीगढ़। पुडुचेरी है ना। तो पौंडीचेरी यानी पुडुचेरी और चंडीगढ़ ये दोनों 1966 में। तो 2-2 के जोड़े ये बना लिए आपने हैं। 2 ये जोड़े, 2 ये, 4 हो गए। जम्मू कश्मीर लद्दाख है ना 2019 में, पुडुचेरी चंडीगढ़ 1966 में है। और 3 के जोड़े आपने ये बना लिए, 3 के जोड़े ये बना लिए, एंड दिल्ली और लक्षद्वीप। अब बचे ये 2, तो ये DNH और DD 61 और 62 दोनों को मिला के 2020 में एक कर दिया गया। क्लियर हो गई बात? लर्न हो गया होगा। 2 बार 3 बार हमने आपको रिवाइज करा दिया, ये लर्न हो गया होगा। क्लियर? अब इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, अब हम लोग बात करते हैं भाई कि जो केंद्र शासित प्रदेश हैं इनके गठन के कारण क्या है ना। इनका गठन क्यों किया गया, रीजन क्या है, क्यों गठित किए गए केंद्र शासित प्रदेश, यूटीज क्यों बनाए जाते हैं, इसको पूरा राज्य क्यों नहीं बना दिया जाता है। जैसे दिल्ली है ना, दिल्ली यूनियन टेरिटरी है, तो वहाँ की जो सरकार होती है वो डिमांड करती रहती है कि दिल्ली को पूर्ण राज्य बना दिया जाए, पूरा राज्य बना दिया जाए। ये अभी पूरा राज्य नहीं है, यूनियन टेरिटरी है। पूरा राज्य कब होगा है ना, ये अभी हम लोग और समझेंगे है ना, कि पूरा राज्य कैसे बनेगा। एक यूनियन टेरिटरी को राज्य कौन बना सकता है, पार्लियामेंट बनाएगी आर्टिकल 2 के तहत। आगे हम बात करेंगे। पूरा समझो इसके कारण क्या होते हैं है ना, यूनियन टेरिटरीज के गठन के कारण क्या होते हैं, रीजन क्या है, क्यों गठित किए जाते हैं। तो इसके हम लोग रीजन 3-4 रीजन यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे एक तो सांस्कृतिक कारण हो सकता है ना, कल्चरल सांस्कृतिक कारण हो सकता है, कल्चरल रीजन। देखिए ये जो हम लेक्चर ले रहे हैं इसका जो बेस है वो M लक्ष्मीकांत की जो बुक है उस पर आधारित ये है। क्योंकि M लक्ष्मीकांत की बुक आज की डेट में UPSC स्टेट PSC के लिए बड़ी पॉपुलर बुक है, तो उसी को बेस बना के हम यहाँ पर क्लास ले रहे हैं। हालांकि कुछ और भी बुक्स इसमें हमने इंक्लूड की हैं। क्लियर? तो कल्चरल रीजन हो सकता है, पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन भी हो सकता है ना, राजनीतिक और प्रशासनिक कारण भी हो सकते हैं, प्रशासनिक कारण हो सकता है। क्लियर है ना, पिछड़े और अनुसूचित लोगों की वजह से भी हो सकता है, पिछड़े और अनुसूचित लोग, ये भी वजह हो सकती है। और वजह क्या हो सकती है, और वजह हो सकती है सामरिक महत्व, स्ट्रेटजिक इंपॉर्टेंस, स्ट्रेटजिक इंपॉर्टेंस, सामरिक महत्व, ये कारण हो सकते हैं। कैसे, थोड़ा सा यहाँ पर हम आपको बता देते हैं। जैसे मान लो सांस्कृतिक कारण, जैसे भारत का कोई ऐसा क्षेत्र है ना, बात समझिएगा, मतलब ऐसा क्षेत्र है जैसे मान लो कि ये हमारा भारत है और यहाँ पर जैसे तमिलनाडु है, तमिलनाडु, ये हो गया केरला
और ये हो गया कर्नाटक। तो अगर हम लोग पांडिचेरी की बात करें तो इधर आंध्र प्रदेश हो गया, आंध्र प्रदेश। तो कुछ हिस्सा पांडिचेरी का आंध्र प्रदेश में है, कुछ तमिलनाडु में है और कुछ केरला में है। तो ये एक ही यूनियन टेरिटरी है, पुडुचेरी, है ना, ये पुडुचेरी है। ये 3 जगह, 3 राज्यों में फैला हुआ है, देख रहे हो। एक इसका छोटा सा हिस्सा आंध्र प्रदेश में है, 2 हिस्से इसके तमिलनाडु में है और माही एक हिस्सा इसका केरला में है। तो ये इस तरीके से फैला हुआ है। तो एक ही यूनियन टेरिटरी। अब इसका मतलब है कि यहाँ पर कुछ कल्चरल रीजन रहे होंगे, है ना, यहाँ के कल्चर अलग अलग है। तो ये जैसे मान लो कि जैसे माही है, ये केरला में पड़ता है, माही ये पुडुचेरी का पार्ट है। जैसे यनम है ना, करिकाल है और स्वयं पुडुचेरी। तो अब ये इतना पोर्शन इस केरला के अंदर जो माही वाला पोर्शन है, इसको केरला में ही मिला के इसको राज्य क्यों नहीं बना दिया जाता है? क्योंकि यहाँ का कुछ कल्चरल रीजन अलग अलग होंगे, कल्चर थोड़ा सा अलग हो सकता है, ठीक है। तो इसकी वजह से इसको एक विशेष बना दिया गया, यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। राजनीतिक कारण क्या है, प्रशासनिक कारण क्या है? फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो हम बात करें चंडीगढ़, तो चंडीगढ़ एक ऐसा यूनियन टेरिटरी है जो कि पंजाब की कैपिटल भी है और ये हरियाणा में भी आती है, क्लियर। तो इसमें पंजाब कहता है, पहले पंजाब हरियाणा एक ही थे, दोनों अलग अलग हुए। तो चंडीगढ़ को लेकर दोनों में विवाद हुआ कि चंडीगढ़ पंजाब का होगा कि हरियाणा का होगा, दोनों में विवाद है क्योंकि वो राजधानी थी। तो चंडीगढ़ चाहता कि हमें मिल जाए और पंजाब चाहता कि हमें मिल जाए, हरियाणा चाहता कि चंडीगढ़ हमें मिल जाए और पंजाब चाह रहा था कि हमें मिल जाए। पहले तो पंजाब हरियाणा जब एक ही था, चंडीगढ़ उसी में था, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब पंजाब से हरियाणा बना तो फिर दोनों विवाद हुआ। जैसे आज की डेट में अगर हम लोग बात करें, जब तेलंगाना अलग हुआ तो जो हैदराबाद है उसको लेकर विवाद हुआ, हालांकि वो विवाद निपटा लिया गया, है ना। तेलंगाना को हैदराबाद दे दिया गया और भाई राजधानी थी पहले, ये कैपिटल थी आंध्र प्रदेश की। तो जब तेलंगाना बना तो दोनों में विवाद हुआ कि ये हमें मिल जाए, वो हमें मिल जाए। वो चाह रहा है, आंध्र प्रदेश चाह रहा है हमें मिल जाए और तेलंगाना चाह रहा है हमें मिल जाए। तो लेकिन वहाँ पर मामला निपटा लिया गया। आंध्र प्रदेश की अमरावती अलग होगी कैपिटल, तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन पंजाब हरियाणा को लेकर ये विवाद हुआ। तो दोनों चाह रहे हैं कि ऑलरेडी वो राजधानी है और अलग अलग हम राजधानी बनाएंगे तो ज़्यादा खर्चा होगा, है ना। तो राजनीतिक और प्रशासनिक कारण से क्या किया गया कि ना तो ये तुम्हारा पंजाब में होगा और ना ही ये हरियाणा में होगा, ये एक यूनियन टेरिटरी बना दिया जाए। तो इस कारण से यूनियन टेरिटरी बना दिया गया किसको? चंडीगढ़ को। क्लियर होगी बात। कुछ जैसे पिछड़े क्षेत्र हैं जहाँ पर अनुसूचित जाति के लोग रहते हैं, तो उनके डेवलपमेंट के लिए केंद्र ने उनको यूनियन टेरिटरी बना दिया। जैसे अंडमान निकोबार बहुत पिछड़ा हुआ है, वहाँ पर जनजातियाँ रहती हैं, है ना। आंध्र प्रदेश में बहुत सारी जनजातियाँ हैं वहाँ पर। तो केंद्र ने चाहा कि इसका शासन हम अपने हाथ में लेंगे ताकि अपने तरीके से इसको हम डेवलप कर सकें। कुल मिलाकर ये ऐसे रीजन है। और सामरिक कारण की अगर हम लोग बात करें, स्ट्रेटजिक रीजन है, तो जैसे लक्षद्वीप है, अंडमान निकोबार है, जैसे यहाँ लक्षद्वीप हो गया, यहाँ अंडमान निकोबार हो गया। तो इनका स्ट्रेटजिक इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। जैसे मान लो कि इधर चाइना की निगाह लगी रहती है कि यहाँ पर हम आ जाएं, तो केंद्र चाहता है कि इसको राज्य न बनाकर हम अपने अंडर में रखें ताकि यहाँ पर इसका स्ट्रेटजिक इम्पोर्टेंट है ना, सामरिक महत्व है। ताकि हम केंद्र को लगता है कि अगर हम यहाँ इसको छोड़ेंगे, इसको राज्य बनाएंगे, तो हो सकता है कि चाइना आए और यहाँ पर मतलब बहुत सारे देशों की निगाह टिकी रहेंगी ना। और केंद्र के अगर अधिकार में होगा, है ना, यूनियन टेरिटरी होगी, तो फिर वहाँ पर इतनी जल्दी दूसरे देश उसको लालच भरी नज़रों से नहीं देख पाएंगे। क्लियर। तो यहाँ पर चाहेगा कि भारत सरकार यानी केंद्र के कब्जे में ये रहें, क्योंकि ये सामरिक महत्व के क्षेत्र हैं, है ना। बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार और अरब सागर में लक्षद्वीप। क्लियर। अब हम लोग बात करेंगे केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन।
इसको देख लेते हैं, केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन कैसे चलाया जाता है। तो थोड़ा सा आइडिया तो आपको मिल ही गया होगा ना, वहाँ लेफ्टिनेंट गवर्नर और एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त किया जाता है। तो केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन की बात यहाँ पर हम लोग करेंगे। तो हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट जो हमारा भाग 8 है वहाँ पर हम इसे देखते हैं, यूनियन टेरिटरीज के प्रशासन के बारे में। और इसके लिए आर्टिकल कौन से, 239 से 241, आर्टिकल 239 से 241 ये प्रशासन से संबंधित आर्टिकल हैं। तो कैसे प्रशासन यहाँ पर चलाया जाता है, राष्ट्रपति द्वारा अपने एजेंट के माध्यम से यहाँ शासन का संचालन किया जाता है। तो राष्ट्रपति द्वारा अपने एजेंट के माध्यम से शासन किया जाता है। शुरू में आपको बताया के माध्यम से शासन किया जाता है। ओके, ये बात आपको याद रखनी। और संसद द्वारा तीनों सूचियों के विषयों पर विधि बनाने की शक्ति होती है। संसद द्वारा तीनों सूचियों पर कानून बनाने की शक्ति, होती है। ये क्या मतलब है, देखो तीनों सूची क्या होती है, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, है ना। यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। ये देखो समझो, सूची कितनी होती है, तीन सूची होती है, संघ सूची, राज्य सूची और संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। क्लियर। तो अब ध्यान समझना कि यहाँ पर जो केंद्र सूची के विषय होते हैं उस पर कानून तो केंद्र बनाता ही है, पार्लियामेंट। अगर हम यहाँ पर यूनियन टेरिटरी के संदर्भ में देख रहे हैं तो चूंकि यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित है ना, तो केंद्र के यानी संघ के विषय पर जो भी कानून होंगे वो संसद द्वारा बनाए जाएंगे और वो यूनियन टेरिटरी में भी लागू होंगे, क्योंकि यूनियन टेरिटरी जो है वो क्या है, वो केंद्र शासित है। और राज्य सूची के जो विषय होते हैं 61 और 61 अब यहाँ पर कम हो गए हैं। तो 61 जो अगर हम पहले की बात माने तो राज्य सूची पर जितने भी विषय हैं उस पर कानून संसद बना सकती है और वो कानून यूनियन टेरिटरी में लागू हो सकते हैं। और समवर्ती सूची पर तो कानून पार्लियामेंट बनाएगी और वो समवर्ती सूची के विषय पर बनाया गया कानून पार्लियामेंट के द्वारा यूनियन टेरिटरी में लागू होगी। ध्यान से समझना, पार्लियामेंट संघ सूची के विषय पर कोई कानून बनाती है वो भी यूनियन टेरिटरी में लागू होगा, और पार्लियामेंट अगर राज्य सूची के विषय पर कोई कानून बनाती है तो वो भी यूनियन टेरिटरी में लागू होगा, और समवर्ती सूची पर जो कानून बनाएगी पार्लियामेंट वो भी यूनियन टेरिटरी पे लागू होगा। लेकिन अगर वही राज्य की बात करें तो राज्य की सूची के विषय पर कानून संसद बनाएगी कुछ विशेष परिस्थितियों में जो राज्य में लागू होंगे, वो हम आपको वहाँ पढ़ा चुके थे जब राज्य पढ़ाया था। क्लियर। अब एक चीज़ याद रखिएगा, अब जैसे कुछ यूनियन टेरिटरी हैं जिनकी अपनी विधानसभा है ना, वो यूनियन टेरिटरी जिनके पास क्या है, अपनी विधानसभा, जैसे दिल्ली, पांडिचेरी और जम्मू कश्मीर। ठीक है। तो अब यहाँ क्या होगा, जब संसद के द्वारा बनाया गया कानून यूनियन टेरिटरी में लागू होगा तो दिल्ली में फिर विधानसभा है तो ये क्या कानून नहीं बनाएगी दिल्ली के लिए या पांडिचेरी के लिए या जम्मू कश्मीर के लिए, बिल्कुल बनाएगी। अब जिन यूनियन टेरिटरी में खुद की विधानसभा है वो अपने लिए कानून बनाएगी और उसी विषय पर पार्लियामेंट भी बनाएगी, तो दोनों कानून बना लेगा। दिल्ली के लिए
दिल्ली की विधानसभा भी कानून बनाएगी और दिल्ली के लिए संसद भी कानून बनाएगी। और अगर सेम सब्जेक्ट पर कानून दोनों ने बना दिया तो वरीयता किसको दी जाएगी? संसद के द्वारा बनाए गए कानून को वरीयता दी जाएगी। तो ये बात याद रखना है कि अगर देखिए किसी भी यूनियन टेरिटरी के लिए पार्लियामेंट कानून बनाएगी, चाहे वो संघ सूची के विषय हो, चाहे वो राज्य सूची का हो, चाहे वो समवर्ती सूची का। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि जिन यूनियन टेरिटरी के पास अपनी विधानसभा है तो वो तो कानून बनाएगी, हाँ बिल्कुल बनाएगी, संसद भी बनाएगी, और विवाद अगर होगा तो फिर संसद के द्वारा बनाए गए कानून को ही लागू माना जाएगा। क्लियर? ये यहाँ पर कन्फ्यूजन दूर हो जाना चाहिए आप लोगों का। अब देखो और क्या काम होगा। राष्ट्रपति द्वारा शांति, विकास और अच्छी सरकार के लिए रेगुलेशन बनाने का राइट भी होता है यूनियन टेरिटरी के लिए। तो राष्ट्रपति द्वारा ध्यान से समझना, राष्ट्रपति द्वारा शांति, विकास और अच्छी सरकार के लिए विनियम बनाएगा। ठीक है, रेगुलेट करेगा। क्लियर? तो यूनियन टेरिटरी में रेगुलेशन किसका होता है? केंद्र का ही होता है, क्योंकि राष्ट्रपति किसका प्रतिनिधि है? केंद्र का है, केंद्र को रिप्रेजेंट करता है, ये केंद्र की कार्यपालिका का हेड होता है। तो यूनियन टेरिटरी में एकदम हस्तक्षेप किसका होता है? केंद्र का हस्तक्षेप होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब हम लोग यहाँ पर स्पेशली राजधानी क्षेत्र दिल्ली की बात करेंगे, दिल्ली की। तो दिल्ली के प्रशासन की स्पेशली बात यहाँ पर हम लोग करने वाले हैं, क्योंकि काफ़ी चर्चा में भी रहता है। और इस समय केजरीवाल जी की सरकार है, वो 36 का आंकड़ा रहता है बीजेपी और आप का। तो ये बड़ा मामला वहाँ पर इंटरेस्टिंग भी होता है टाइम टू टाइम। अगर आप थोड़ा सा दिल्ली की राजनीति में इन्वॉल्व हो तो आपको बड़ा इंटरेस्टिंग भी लगेगा वो। तो सबसे पहली बात हम लोग बात कर रहे हैं दिल्ली के लिए विशेष उपबंध। दिल्ली के लिए विशेष उपबंध, ये इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि राजधानी भी है ना भारत की, तो इसलिए फिर इसको हमें देखना चाहिए विशेष उपबंध। तो जैसे आपने कभी सुना होगा कि दिल्ली में जो भी सरकार होती है वो ये कहती है कि दिल्ली को जो है पूरा राज्य बना दिया जाए, पूर्ण राज्य बना दिया। इसका क्या अधूरा है? हाँ बिल्कुल है, यूनियन टेरिटरी है, पूर्ण नहीं है। तो भी पूर्ण राज्य और यूनियन टेरिटरी में बेसिक डिफरेंस क्या होगा, ये है यहाँ पर हमें समझने वाली बात है। तो सबसे पहले हम लोग बात करें दिल्ली के लिए जो विशेष उपबंध है, इसके लिए एक अमेंडमेंट हुआ था 1991 में, 69। तो 69वां संविधान संशोधन अधिनियम 1991। क्लियर? तो 69 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1991 हुआ। इसमें क्या हुआ, दिल्ली को क्या कहा गया? एनसीआर, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, नेशनल कैपिटल रीजन, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र। तो दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र किस संशोधन के तहत घोषित किया गया? तो 69वें संविधान संशोधन अधिनियम 1991 के तहत। इसको एनसीआर बोला जाने लगा, नेशनल कैपिटल रीजन, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र। और इसके लिए विधानसभा और मंत्रिपरिषद के गठन का प्रावधान भी किया गया। तो इसके लिए विधानसभा यानी लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा और मंत्रिपरिषद, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, मंत्री परिषद के गठन का प्रावधान भी किया गया दिल्ली के लिए, है ना, का गठन किया जाता है। आप देख सकते हैं दिल्ली में मंत्रिपरिषद भी होती है और विधानसभा भी होती है। और एक चीज़ याद रखिएगा, अब यहाँ पर ये आपको क्लियर हो जाएगा कि जो प्रॉपर स्टेट है, पूर्ण राज्य है, और यूनियन टेरिटरी में डिफरेंस क्या होता है। देखो समझो, 3 ऐसे विषय होते हैं, 3 विषय। कौन कौन? मतलब राज्य सूची के 3 विषय यहाँ पर लिख सकते हो। 1 मिनट, इसको मैं रब कर देता हूँ। राज्य सूची के
तीन विषय कौन कौन? पुलिस और लॉ एंड ऑर्डर, जिसको हम लोग कहते हैं लोक व्यवस्था, ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर, लोक व्यवस्था, और लैंड यानी भूमि। तो ये तीन जो राज्य सूची के विषय होते हैं, तीन, ये काफी इंपॉर्टेंट है। इन पर कानून दिल्ली की विधानसभा नहीं बनाएगी। कौन बनाएगा? संसद बनाएगी। इन पर कानून दिल्ली की विधानसभा नहीं बनाती, विधानसभा नहीं बनाती। तो फिर कौन बनाता है? इन तीन विषयों पर कानून कौन बनाता है? संसद नहीं बनाती। कौन बनाता है भाई? संसद द्वारा बनाए जाते हैं, संसद द्वारा बनाए जाते हैं। यानी राज्य सूची के ये तीन ऐसे विषय हैं जिनको कानून राज्य ही बनाता, दिल्ली ही बनाती। लेकिन ये तीन ऐसे विषय हैं जिन पर कानून दिल्ली नहीं बनाती, दिल्ली की विधानसभा नहीं बनाती। कौन बनाता? केंद्र। इसका मतलब जो प्रॉपर स्टेट होते हैं ना, प्रॉपर स्टेट होते हैं, पूर्ण राज्य, वो राज्य सूची के हर एक विषय पर कानून बनाते हैं। बहुत ध्यान समझना। लेकिन दिल्ली को राज्य सूची के हर एक विषय पर कानून बनाने का राइट नहीं है। यानी अगर 61 विषय राज्य सूची में, तो तीन जो विषय हैं इस पर कानून दिल्ली नहीं बनाएगी, दिल्ली की विधानसभा। तो कौन बनाएगा? संसद। तो यहाँ पर कितने बचे? 68। तो 68 नहीं यार, 58। तो 58 विषय पर कानून दिल्ली की विधानसभा बनाएगी, और बाकी जो राज्य होते हैं वो सारे के सारे विषयों पर कानून बनाएंगे। तो जो प्रॉपर स्टेट है और दिल्ली यूनियन टेरिटरी, अंतर क्या हुआ? इसके पास तीन ऐसे विषय हैं जिस पर कानून बनाने का राइट ही नहीं है। तो तभी हम कहते हैं कि दिल्ली पुलिस दिल्ली सरकार के अंडर में नहीं होती है। जैसे यूपी पुलिस यूपी सरकार के अंडर में होती है, लेकिन दिल्ली पुलिस दिल्ली सरकार के अंडर में नहीं होती है। तो दिल्ली सरकार की बात भी नहीं मानती, वो तो केंद्र की होती है ना। लोक व्यवस्था, पब्लिक ऑर्डर से जुड़े हुए कानून भी नहीं बनाएगी। तो दिल्ली की लोक व्यवस्था, पब्लिक ऑर्डर भी सरकार के अंडर में नहीं है। और वहाँ की जो लैंड है उस पर भी वो सरकार कुछ नहीं कर सकती, केंद्र का कंट्रोल रहेगा। तो इसीलिए दिल्ली सामान्य राज्यों से थोड़ा कमजोर है। बात समझ रहे हो? तो इसीलिए दिल्ली सरकार हमेशा कहती है कि दिल्ली को पूरा राज्य बना दिया जाए। यानी ये तीन विषय जो हैं इस पर भी कानून बनाने का राइट हमें मिले, जैसे सभी राज्यों के लिए होता है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। और क्या अंतर है? और एक तो अंतर आपको ये मिला, क्लियर? एक अंतर तो ये मिला, सामान्य राज्य और जो यूनियन टेरिटरी उसके बीच का अंतर। दूसरा अंतर देखो, आपको उन्होंने बताया था कि किसी राज्य की जो मंत्री परिषद होती है, चाहे वो केंद्र की मंत्रिपरिषद हो, चाहे राज्य की मंत्रिपरिषद हो, वो लोअर हाउस की सदस्य संख्या का 15% से ज़्यादा नहीं होगा। ध्यान से समझना। राज्य में मंत्रिपरिषद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, विधानसभा की सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। 15% से अधिक नहीं होगी, ये प्रावधान है, नहीं होगी। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है, ये पीटी में क्वेश्चन कई बार पूछा गया। लेकिन दिल्ली में अगर हम लोग बात करें, दिल्ली की अगर बात करें तो वहाँ पर इसका मंत्रिपरिषद का आकार जानते हो कितना होता है? 10% होता है। यानी दिल्ली की विधानसभा का 10%। दिल्ली की विधानसभा में 70 सीटें हैं, और 70 का 10% निकाल लो, कितना हो जाएगा? 7। यानी दिल्ली की जो मंत्रिपरिषद है, जो सरकार है वहाँ की, उसमें केवल 7 मेंबर होंगे, सीएम को मिलाकर, है ना, बहुत छोटा है। तो ये अंतर है। तो आम जो राज्य होते हैं, जो प्रॉपर स्टेट होते हैं, उनमें मंत्रिपरिषद का आकार विधानसभा के सदस्य संख्या का 15% होता है मैक्सिमम। लेकिन दिल्ली के लिए कम किया गया है। ये अंतर हुआ, समझ में आया? ये अंतर हो गया। और देखो क्या अंतर है,
इसमें राष्ट्रपति द्वारा मंत्रियों की नियुक्ति होती है। ये कहाँ पर लिख दूँ, यहाँ जगह है, दिख रहा है, देखो। तो यहाँ पर मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो राज्यों में मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। लेकिन जो यूनियन टेरिटरी होती है वहां पर मंत्रियों की नियुक्ति सीधे केंद्र के द्वारा होती है, राष्ट्रपति के द्वारा, और राष्ट्रपति ही उनको शपथ दिलाते हैं। क्लियर? हमने पढ़ा है, जब आपको राज्य पढ़ाया था तो राज्य की सरकार पढ़ाई तो आर्टिकल 163 बताया था और आर्टिकल 164 बताया था। याद करो क्या था? आर्टिकल 163 में क्या था? राज्यपाल को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी, और 164 में क्या लिखा है? राज्यपाल उस मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करता है। तो राज्यपाल पहले मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है और मुख्यमंत्री की सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। यानी 163 में मंत्रिपरिषद का प्रावधान है और 164 में मंत्रिपरिषद की नियुक्ति है। तो राज्यों में मंत्रिपरिषद को कौन नियुक्त कर रहा है? राज्यपाल। लेकिन यूनियन टेरिटरी में कौन नियुक्त करेगा? राष्ट्रपति। इसका मतलब है कि यूनियन टेरिटरी के जो मंत्री होते हैं वो राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं, ध्यान से समझना। और राज्यों के मंत्री राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होते हैं, लेकिन केंद्र शासित प्रदेश के मंत्री राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। और राष्ट्रपति मतलब केंद्र। क्लियर? तो केंद्र की कंट्रोलिंग यूनियन टेरिटरी में दिख रही है। यूनियन टेरिटरी में केंद्र का कंट्रोल ज़्यादा होता है। ये बात आपको समझ में आ रही होगी। यही तो डिफरेंस है ना। ये क्वेश्चन आता है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री को शपथ कौन दिलाता है, कौन नियुक्त करता है? तो वहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर नहीं करते हैं, राष्ट्रपति के द्वारा होता है। क्लियर? तो ये बात आपको याद रखिए, ये डिफरेंस है। तो केंद्र की सरकार पर जो यूनियन टेरिटरी की सरकार है उस पर केंद्र का कंट्रोल ज़्यादा है। ओके, अच्छा, अगर हम ये कहें कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू लोअर हाउस ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। मतलब राज्य की जो विधानसभा है, विधानमंडल है, विधानसभा लोअर हाउस, उसके प्रति सारी की सारी मंत्रिपरिषद रिस्पॉन्सिबल होती है। ये हमने आपको बहुत पहले पढ़ा दिया था, यहाँ भी वही है। तो यूनियन टेरिटरी की मंत्रिपरिषद तो विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है, बट व्यक्तिगत रूप से मंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं, और राष्ट्रपति ही इनकी नियुक्ति करते हैं, शपथ भी दिलाते हैं। ये सारी बातें यहाँ पर आपको याद रखना है। क्लियर? तो इस तरीके से अब एक चीज़ यहाँ पर और हम आपको समझा देते हैं। तो ये प्रशासन समझ में आ गया दिल्ली का। ओके, इतना ही क्वेश्चन पूछेगा। अब देखो, अब जैसे कोई यूनियन टेरिटरी है और यूनियन टेरिटरी को क्या बनाना है? राज्य बनाना है। राज्य, अब ये केंद्र शासित प्रदेश, अगर राज्य बनाना है यानी यूनियन टेरिटरी को राज्य में परिवर्तित करना है, यूनियन टेरिटरी को राज्य में परिवर्तित कौन करता है? संसद। कौन करती है? संसद। किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 2 के तहत। क्लियर? लेकिन अगर एक राज्य से 2 राज्य बनाने हों तो भी संसद करेगी, लेकिन आर्टिकल 3 के तहत करती है। तो ये जरूर याद रखना, ये शायद आपको बुक में जल्दी जल्दी नहीं मिलेगा। किसी यूनियन टेरिटरी को अगर राज्य बनाना है तो संसद उसे राज्य बनाएगी, और आर्टिकल 2 के तहत। और इसके लिए जो संशोधन किया जाएगा वो साधारण बहुमत से होगा। तो साधारण बहुमत से एक यूनियन टेरिटरी को पार्लियामेंट राज्य बना सकती है, और जो साधारण बहुमत से जो भी परिवर्तन होते हैं उसको संशोधन में काउंट नहीं किया जाता है। ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। तो आई होप कि ये पूरा लेक्चर समझ में आ गया होगा। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने पूरा यूनियन टेरिटरी का सिस्टम समझा। तो अभी भी देखिए हमारे इंडियन पॉलिटी में अभी भी कुछ छोटे छोटे टॉपिक अभी बचे हुए हैं। जैसे हम कह सकते हैं केंद्रीय सतर्कता आयोग हो गया, है ना, केंद्रीय मतलब सूचना आयोग हो गया, इन और हमारा जो अनुसूचित
जाति जनजाति आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग, ये छोटे छोटे टॉपिक अभी बचे हुए हैं, कैग बचे हुए हैं। एक एक आधे आधे घंटे के लेक्चर इसमें होंगे। तो हमें लगता है कि ये भी हम कवर कर लें, इसके बाद फिर हम लोग इकोनॉमी शुरू करेंगे। तो आज का लेक्चर यहीं तक, मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में। थैंक यू।